सामने स्टूडेंट्स, मेरा नाम फ़हीम महबूब है। मैं KCCA मेंबर हूँ और एक मल्टीनेशनल में एज ए मैनेजर फाइनेंस एंड टैक्सेशन काम कर रहा हूँ। तो ड्यू टू सम रीज़न मैंने काफ़ी देर के बाद ये लेक्चर बनाया है। तो इसमें जो भी हम डिस्कस करेंगे, आज का जो हमारा टॉपिक है कि अगर CPR बनाते हुए यानी कि टैक्स पेमेंट करते हुए अगर किसी वजह से NTN सही नहीं लिखा गया, नाम का कोई इशू आ गया, वो सही नहीं है, या टैक्स पीरियड सही नहीं है, तो उसको हमने कैसे अमेंड करना है। ये जो चीज़ें हैं, ये चूँकि नॉर्मल जब हमने क्लासेस देखी, जब स्टूडेंट पढ़ते हैं, तो मैं हर जगह पे आपको ये पॉइंट बताता हूँ कि जब भी टैक्स जमा करवाएं उसको डबल चेक मत करें, उसको 3-4 टाइम चेक करें। उसकी रीज़न ये है कि जब आप टैक्स जमा करवा देंगे उस टाइम तो सिंगल क्लिक पे आप उसको फाइल को अपलोड करेंगे, गवर्नमेंट में जमा, ट्रेजरी में जमा करवा देंगे। लेकिन अगर किसी वजह से कोई उसमें इश्यूज़ आता है, कोई प्रॉब्लम आती है, कोई पीरियड का इशू है, अमाउंट की इशू है, कोई भी इश्यूज़ है, तो उस केस को उसको रिवाइज़ करने की एक सर्टन कॉस्ट है। कॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ मनी भी है, प्लस जिसके नाम पे आपने जमा करवाया है उसको, उससे आप नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लें। भी हम देखते हैं छोटा सा इसका प्रोसेस। और इसके अलावा अगर आप किसी ऐसी जॉब पे हैं, आप किसी सीनियर पोजीशन पे हैं और अगर आपको ये टैक्स की रिक्वायरमेंट है, पीरियड ख़त्म हो रहा है और आपको अर्जेंट उस CPR की ज़रूरत है, तो वो आप उस टाइम हो सकता है वो CPR ना दे सकें, तो आपके ऊपर कोई सीरियस किस्म का डिसिप्लिनरी एक्शन भी लिया जा सकता है। तो इसलिए जब भी आप ये कोई काम करें टैक्स का, तो उसको डबल चेक 3 टाइम 4 टाइम लाजमी चेक करें, उसके बाद उसकी पेमेंट को डिपॉजिट करवाएं। तो टॉपिक वापस आते हैं टॉपिक की तरफ। तो CPR, जब भी CPR में कोई मसला आता है, तो या तो उसका NTN, अगर मेरे नाम पे आपने टैक्स जमा करवाना है तो आप किसी और के नाम पे जमा करवा देंगे, यानी कि NTN चेंज हो सकता है, नाम चेंज हो सकता है, वैल्यू भी चेंज हो सकती है, और उसके अलावा जो टैक्स पीरियड है वो भी चेंज हो सकता है। तो 3-4 जो सर्टन कंडीशंस हैं, वो अकॉर्डिंग टू जो करंट जो हमारी प्रैक्टिस है, जिस तरीके से हम जमा करवाते हैं, तो ये मैक्सिमम चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से हमारा CPR जो है वो ठीक नहीं हो सकता। तो इसके लिए बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है। हम सबसे पहले जाएंगे IRS। इससे पहले ये सारा मैनुअल होता था, अभी गवर्नमेंट ने IRS के ऊपर कुछ इंफॉर्मेशन दे दी है। तो अगर मैं इसको हम दोबारा मैं वापस आता हूँ मेन पेज के ऊपर, तो यहाँ पे IRS को लॉगिन करने के बाद आपने ये आ रहा है CPR करेक्शन। CPR करेक्शन पे जब आपने क्लिक करना है तो आपके सामने इस तरीके की विंडो ओपन हो जाएगी। ये आपके सामने विंडो आ गई है, ठीक है। उसके बाद आपने टैक्स पीरियड लिखना है, किस पीरियड को आप अमेंड कर रहे हैं, मतलब किस पीरियड का CPR चेंज कर रहे हैं, तो आप वो मेंशन करें। और उसके बाद सबसे ज़रूरी चीज़, ये तो एक बात बाद में हमने जब एप्लीकेशन फ़ाइल की है तो उस टाइम हमने ये चीज़ें लिखी हैं, इसको भी देखते हैं। सबसे ज़रूरी चीज़ वो ये है कि हमने CPR जो चेंज करवाना है उसमें हमारी सर्टन रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट देख के हमने CPR को अपडेट करना है। अब आता है कि जी अगर पहला सिनेरियो ये देखते हैं कि अगर आपने एक CPR जमा करवाया है और सम टाइम जब आप फाइल अपलोड करते हैं, तो फाइल अपलोड करते हुए यानी कि 2 तरीके हैं टैक्स जमा कराने के। एक ऑनलाइन जमा करवा दिया जाता है, एक थ्रू डाटा पर ज़्यादा है, बल्क में डाटा है तो हम एक्सेल की फ़ाइल वेबसाइट पे अपलोड करते हैं। तो अगर एक्सेल की फ़ाइल आप अपलोड करें तो उसमें अगर आप NTN या CNSE नंबर ना भी लिखें तो सिस्टम उसको उठा लेता है। इसका मतलब ये हुआ नाम तो लिखा होगा लेकिन NTN या CNSE नंबर नहीं लिखा होगा। फॉर एग्जांपल आपने मेरे नाम पे टैक्स जमा कराया, मेरा नाम लिख दिया लेकिन मेरा NTN या CNSE नंबर नहीं लिखा, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो टैक्स मेरे लिए यूज़लेस है, मैं उसको क्लेम नहीं कर सकता। उसकी रीज़न ये है कि मेरी टैक्स में जो रिकग्निशन है वो नाम की वजह से नहीं है, वो NTN की वजह से है, CNSE नंबर की वजह से है। अगर वो मेरा नंबर ही सही नहीं है या मेंशन ही नहीं है तो मैं उसको कैसे क्लेम करूँगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिसके नाम पर आप टैक्स जमा करवाएंगे वो उसको रिजेक्ट कर देगा। तो इस एक केस सिनेरियो ये हो गया। दूसरा ये हो गया कि मैंने जैसे बताया कि मिस्टर A का जमा करवाना था और गलती से मिस्टर B का NTN लिख दिया गया, तो मिस्टर B का टैक्स बनता ही नहीं था। वो भी आपको कहेगा मेरे नाम पे आपने क्यों जमा करवाया, क्योंकि अगर आप किसी के नाम पे टैक्स जमा करवा दें और वो टैक्स अपनी इनकम या अपना एक्सपेंस उस तरीके से रिपोर्ट ना करे तो उसके ऊपर नोटिस आ जाएगा। तो वो आपको कहेगा कि जी मैंने तो आपसे बिज़नेस ही नहीं किया और आपने मेरे नाम पे टैक्स क्यों जमा करवाया है। तो जिस नाम पे होना चाहिए था वो क्लेम नहीं कर सकेगा। तो दोनों सूरतों में जिसके नाम पे जमा हुआ है और जिसके नाम पे जमा होना चाहिए था, दोनों के लिए वो चीज़ें यूज़लेस हैं, वो कंप्लेन आ सकती हैं। तीसरी चीज़ कि आपने 1 लाख पे टैक्स जमा करवाना था, टैक्सीबल वैल्यू 1 लाख थी और गलती से टैक्स जो था वो टैक्स की अमाउंट ठीक थी
लेकिन जो टैक्सीबल वैल्यू सही नहीं थी। मतलब 1 लाख लिखना था, आपने 1.5 लाख लिख दिया या 90,000 लिख दिया या 2 लाख लिख दिया। तो ये जो केस है इतना सेंसिटिव नहीं है। इसमें इसको बेयर किया जा सकता है कि अगर प्रोवाइडेड कि अगर टैक्स की वैल्यू ठीक है, मतलब अगर 4% जमा होना है और 1 लाख पे 4,000 है, तो आपने टैक्सेबल वैल्यू 2 लाख लिख दिया लेकिन टैक्स 4,000 ही जमा करवाया है, तो ये किसी हद तक एक्सेप्टेबल है। इसको किसी हद तक हम एक्सेप्टेबल की सिचुएशन में ले जा सकते हैं। इस सिर्फ इतने से एरर की वजह से अगर आप ना भी रिवाइज करें तो कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आप जिसके नाम पे आपने टैक्स जमा करवाया है उनकी तरफ से कोई सर्टन रिक्वायरमेंट्स आती हैं तो फिर ऑब्वियसली बात आपको रिवाइज भी करना पड़ेगा। चौथी चीज़ आती है कि आपने टैक्स ईयर 2021 में और आपने गलती से टैक्स ईयर 2020 सेलेक्ट कर लिया है, तो अगर इस केस में आप जमा करवाएंगे तो गवर्नमेंट की ट्रेजरी में जो अमाउंट जमा हुई होगी वो पिछले पीरियड की होगी, इस पीरियड की नहीं होगी। तो जो भी बंदा उसको क्लेम करेगा और पिछले पीरियड में करेगा, इस पीरियड में क्लेम नहीं कर सकता। इसका मतलब उसके लिए तो यूजलेस है। आपने टैक्स जमा कराया, अगर वो क्लेम नहीं करेगा तो वो आपको कहेगा आके कि आपने टैक्स मेरे नाम पे जमा नहीं करवाया। क्योंकि अब आपको पता है कि हमने ऑलरेडी मैंने एक लेक्चर बनाया हुआ है, अगर आप देखें तो मैं लिंक में भी नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा कि हाउ टू चेक पेड इनटू योर CNSE और NTN नंबर। तो आपके नाम पे जो टैक्स जमा होता है वो ऑनलाइन IRS में अब आपके नाम पे शो होता है। तो अगर वहाँ पे आपके नाम पे वो शो नहीं होगा तो आप उसको क्लेम नहीं कर सकते। इसलिए चारों सिनेरियो में जो सबसे लीस्ट सिनेरियो में डिस्कस किया कि जिसके कम चांसेस हैं, जिसको आप सेटल कर सकते हैं थ्रू नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, या अगर नहीं भी करते तो उसका इशू नहीं है। अगर टैक्स पेयर जिसके नाम पे जमा हुआ है उसकी तरफ से प्रेशर नहीं है। अब आता है कि जी अगर आपने किसी का जो NTN है वो मेंशन नहीं किया जैसे हमने बताया है, तो अब हम क्या करेंगे, उस सिनेरियो में हम नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेंगे जिसके नाम पे टैक्स जमा हो चुका है उससे कि आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, आपने कोई क्लेम नहीं किया, हम अपना CPR रिवाइज कर लें। तो क्या सिंपल सा एक ये जो इंग्लिश है आप अपने तरीके से लिख सकते हैं, मैं अपने तरीके से लिख सकता हूँ। पर्पस सिर्फ ये है कि इसमें मकसद क्लियर होना चाहिए, जो चीज़ आप बताना चाह रहे हैं जो टैक्स वालों को समझ आनी चाहिए कि वो क्या लिख रहे हैं, और जो चीज़ आप समझाना चाह रहे हैं, जो चीज़ आप समझते हैं कि उन तक पहुँचनी चाहिए, उनको ईज़िली समझ आना चाहिए। इसमें कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। काफ़ी स्टूडेंट्स जो प्रॉपर क्लासेस जो ले चुके हैं, काफ़ी बार उनकी तरफ से मैसेज आता है कि जी हमें ड्राफ्टिंग का इशू आ रहा है। तो एक चीज़ बड़ी क्लियर कर लें कि अगर आप ड्राफ्ट करते हुए आप ड्राफ्टिंग के दौरान जो पर्पज़ है आपका, अगर आप क्लियर उनको बता रहे हैं तो आपकी ड्राफ्टिंग ओके है। इंग्लिश कोई किसी की अच्छी हो सकती है, किसी की बेहतर अच्छी नहीं हो सकती, नॉर्मल हो सकती है, लेकिन अगर सबका मकसद क्लियर है तो वो ओके है। इसीलिए इस चीज़ में कोई परेशानी ना लें कि जी आपकी राइटिंग स्किल्स अच्छी नहीं है, कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं है तो शायद आप रिप्लाई नहीं भेज सकते। ऐसा हरगिज़ नहीं है। प्रैक्टिस करते रहें और ऐसी 2, 4, 5, 10 बार अगर आप बनाएंगे तो आपको खुद ही समझ आ जाएगी। तो इसलिए ये चीज़ इनसे निकाल लें कि आपको नहीं आता। अब आ जाए कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। अब क्या होगा, अगर इसको अगर हम पढ़ते हैं, दिस सर्टिफिकेट इज प्रेजेंटेड टू क्लेम नो ऑब्जेक्शन ऑन CPR। ये जो CPR था उसमें मसला था और हम उसको प्रेजेंट कर रहे हैं कि हमारी कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। प्रोवाइडेड बाय द मार्केटिंग कंपनी, जो भी कंपनी थी, NTN उसका ये था, ड्यू टू सम एरर वाई अपलोडिंग CPR NTN नंबर आर नॉट रिफ्लेक्टेड। मतलब उन्होंने सिर्फ नाम लिख दिया है, NTN नंबर नहीं लिखा। अगर तो ऑनलाइन जमा करवाते तो फिर ऑब्वियसली बात है NTN लिखना पड़ना था। अब चूंकि फाइल की जो जमा हुआ है तो फाइल में ऑप्शन है कि वो सिस्टम उसको एक्सेप्ट कर लेता है, सिर्फ नाम भी हो, आप CNSE NTN नाम भी लिखें तो एक्सेप्ट हो जाता है। तो अब इशू क्या आ रहा है, हम ये पहला सिनेरियो हमने देखा है कि उसमें नाम लिखा हुआ है, NTN नहीं है, ना रिफ्लेक्टिंग ऑन पेड CPR इन देयर पोर्टल एंड नीड फॉर अमेंडेड फ्रॉम FBR। अब हमने पहले पैरे में क्लियर कर दिया कि ये CPR था, ये इशू था और हमें अमेंडमेंट की ज़रूरत है। अब मेंशन CPR नॉट क्लेम्ड बाय ABC कंपनी, यानी कि जिस कंपनी के नाम पे NTN नहीं आ रहा लेकिन वैल्यू उसकी जो नाम लिखा हुआ है उसने क्लेम नहीं किया, एंड इट इज़ नॉट रिफ्लेक्टेड एट आवर टैक्स पोर्टल। और हमारा टैक्स पोर्टल कौन सा, MIS, जिसके ऊपर ऑलरेडी हम एक बड़े डिटेल से लेक्चर देख चुके हैं, उसको लाजमी स्टडी करें, काफ़ी हेल्पफुल है। फर्दर marketing company will provide amended CPR in which NTN number reflect on paid CPR and on our portal। मतलब हम उसको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि भाई आप इसको रिवाइज कर लें। करने के बाद हमें जब रिवाइज हो जाएगा अकॉर्डिंग टू हमारी रिक्वायरमेंट हमारा NTN नंबर मेंशन होना चाहिए।
तो वो हमें बाद में देंगे। ये लिखने के बाद आप क्या करेंगे, ये नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट बेसिकली किन की तरफ से आ रहा है, जिनके नाम पे आपने जमा करवा दिया है कि हमने मिसाल के तौर पे मैं मिस्टर ए हूँ और आप मिस्टर बी हैं, मैंने टैक्स आपके नाम पे जमा करवाना है या करवा दिया है, तो आपका एनटीएन नहीं लिखा हुआ तो मैं आपसे सर्टिफिकेट लूँगा, यानी कि मेरे आपके लेटर हेड के ऊपर सर्टिफिकेट आएगा। अब ये सर्टिफिकेट क्या करूँगा मैं, ये जो पोर्टल है वहाँ पर जाके हम यहाँ पर अटैच कर देंगे उनके रेफरेंस के लिए। अब इसमें सवाल ये पैदा होता है कि इसमें कुछ लोग ये कहते हैं कि एफिडेविट अटैच होना चाहिए 100 का या 200 का या 250 का, तो आप कोशिश करके देखें। सम टाइम मैंने 1-2 क्लेम करके देखे हैं कि वो लेटर हेड से ही कवर हो जाते हैं, अगर विद इन टाइम आप विद इन 15 डेज़ या 1 मंथ कर लें। लेकिन अगर नहीं होता तो फिर इसको आपको एक लेटर हेड के ऊपर भी ले लें और एक स्टाम्प पेपर के ऊपर भी ले लें कि जी ये वाकई ही हमारे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। वो लीगल, चूँकि जो स्टाम्प पेपर एक लीगल डॉक्यूमेंट आ जाता है, तो इसलिए उसके ऊपर अगर आप ले लेंगे तो वो ज़्यादा अथेंटिक हो जाएगा। तो डॉक्यूमेंट अटैच करें, उसके बाद आप सिंपल एप्लीकेशन लिखें कि विद रेफरेंस टू CPR करेक्शन पोर्टल ऑन IRIS, यानी कि ये जो भी हमने खोला हुआ है ऑलरेडी पेड CPR, जो CPR हमने अमेंड करवाना है, वी आर हियर बाय राइट टू रिवाइज द CPR ड्यू टू इनकरेक्ट एनटीएन नेम एंड टैक्स फी, जो भी आपकी रेलिवेंट होगी चीज़ वो यहाँ पे आप मेंशन कर देंगे। विद कंप्लाइंस ऑफ टैक्स रूल आल्सो अटैच सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट फॉर रेडी रेफरेंस, हमने डॉक्यूमेंट अटैच कर दी हैं। इट इज़ रिक्वेस्टेड टू रिवाइज द CPR फॉर स्मूथर टैक्स पेयर ऑपरेशन, मतलब कि ये रिवाइज करते हैं जितनी जल्दी हो सकता है ताकि हमारे जो ऑपरेशन हैं वो नॉर्मल रहें। वी होप दैट द अबव इंफॉर्मेशन वुड बी सफिशिएंट टू सर्टिफाई योर गुड सेल्फ, हाउएवर इफ यू नीड फर्दर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड अस एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हेard अनेबल्ड us to respond accordingly, मतलब जो अगर जब आप एप्लीकेशन फाइल करते हैं और अगर आप उनको लगता है कि जी आप ऑफिस में विजिट करें तो आप हमें अपॉर्चुनिटी दें, हम आपके पास ऑफिस में आ जाएंगे। जो भी आपका कंसर्न कमिश्नर होगा या डिप्टी कमिश्नर है वो आपको ईमेल आ जाएगी, आप उनके ऑफिस में जाएं, डाटा लेके जाएं, उनको बताएं, तो उसके बाद वो सारा कुछ सुनने के बाद आपका जो CPR है वो रिवाइज कर देंगे। तो इतनी मुश्किल एक्सरसाइज नहीं है, सिर्फ फॉलोअप है। टाइमली इसके ऊपर अगर कोई मसला हो गया तो टाइमली सबमिट करें। जिन पार्टी के नाम पे जमा हुआ है उनसे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लें, लेटर हेड के ऊपर भी ले लें, स्टाम्प पेपर के ऊपर भी ले लें, ताकि आपका जो केस है ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए। उसके बाद इसका फॉलोअप रखें। ईमेल अगर 2-4 दिन बाद नहीं आती तो इस एप्लीकेशन इस स्क्रीनशॉट को अटैच करके e.fpr पे ईमेल करें, वहाँ पे टिकट नंबर जनरेट हो जाता है और उसमें सबको रख दें, चेयरमैन FBR को, एडमिन को, और सबको रख दें। जितने ज़्यादा लोगों को आप रखेंगे उतना आपका काम जल्दी होगा, क्योंकि हमारा पाकिस्तान का एक स्टाइल है, कल्चर है कि हम जितना फॉलोअप ज़्यादा करते हैं हमारा काम ज़्यादा होता है। और ऑब्वियसली जॉब के अंदर ये चीज़ें भी यही होती हैं कि आप जितना फॉलोअप ज़्यादा रखेंगे उतनी आपकी चीज़ें जल्दी होती जाएंगी। अब ये करने के बाद इसमें कुछ टाइम लगता है, प्रोसेस है वो आपको फॉलो करना पड़ेगा, उसमें आप वेट करेंगे, उसके बाद आपका CPR रिवाइज हो जाएगा। मैं दोबारा मेंशन करता हूँ, जिन लोगों ने ऑलरेडी क्लासेस ले रही हैं या जो पढ़ रहे हैं, मैं हमेशा ये चीज़ सिखाता हूँ कि टैक्स को जमा करवाते हुए 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 4 बार उसको चेक करें। एक एक चीज़ को आज अगर आपने जमा करवाना है तो आप 3 दिन पहले वर्किंग कर लें, उसको 2-3 दिन उसके ऊपर इन्वेस्ट करें, अपना टाइम इन्वेस्ट करें और एक एक चीज़ को केयरफुली देखें, ताकि ये इन सारे चक्करों से आप बच सकें। क्योंकि इसकी रीज़न ये है कि अगर आप ये रेंट के ऊपर कर रहे हैं और आपको CPR की अर्जेंट ज़रूरत है और आपने गलत जमा करवा दी है तो उस पर टाइम लगना है। और अगर आप किसी सीनियर पोजीशन पे अमाउंट बड़ी है जिसके ऊपर मैनेजमेंट की इंटेंशन है या कोई डिसीजन मेकिंग चीज़ हो रही है तो उसके ऊपर फिर आपकी जॉब के ऊपर भी अफेक्ट आएगा। तो इसलिए सारी चीज़ें केयरफुली देखने के बाद टैक्स को जमा करवाया करें। अगर आपने प्रॉपर क्लासेस लेनी है तो मेरा नंबर मेंशन है, कॉन्टैक्ट मेंशन है, मुझे व्हाट्सएप करें, कॉल करें, आपको मैं फर्दर डिटेल भेज दूँगा। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे शेयर भी करें। थैंक यू वेरी मच।